नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम पॉलिटिक्स पर। स्पेक्ट्रम पॉलिटिक्स अनवेलिंग द डिफेंस, ये मेरे पास एक किताब है, ये इसका शीर्षक है। इस पर बात करेंगे और इसके जो लेखक हैं, यानी एक ऑथर जो है वो सलमान खुर्शीद साहब हैं और दक्षा शर्मा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसको समझना होगा, इसकी शुरुआत कैसे होती है। पूरे ये जो विषय है इतना आसान नहीं, और ना ही मैं एक एपिसोड में ये सारी कहानी आपको बता पाऊंगा। इसकी हकीकत धीरे धीरे खुलेगी। यानी पहला एपिसोड के अंदर हम समझना चाहेंगे कि बोन ऑफ कंटेंशन कहाँ है और कहाँ से बात शुरू होती है। अब थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। 2011 में एक आंदोलन की, यानी एक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी जंतर मंतर से, 5 अप्रैल 2011 को। और समाज सेवी अन्ना हजारे जो साहब हैं उन्होंने शुरुआत की थी। नारा दिया गया था भ्रष्टाचार हमें मुक्त भारत को बनाना है, और साथ में लोकपाल जो विधेयक है उसे उसका बिल लाना था। अब लोकपाल की जो जिम्मेदारियां हैं उसको है, वो शिकायतों को सुनता है और रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है जी, तो ये जिम्मेदारियां लोकपाल की होती है। आज लोकपाल का कोई नाम लेवा नहीं है। बहरहाल हम आपको बता दें कि वो जंतर मंतर से उठ के फिर रामलीला ग्राउंड गया और सभी नामचीन हस्तियां जुड़ी, और मैग्सेसे अवार्ड जो अरविंद केजरीवाल को भी मिला और किरण बेदी को भी, ये लोग भी जुड़े। प्रशांत भूषण जी बहुत नामचीन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो हैं। उसके बाद तो फिर योगेंद्र यादव जी और दुनिया भर के बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और आज जो बहुत चर्चा में एक कवि साहब हैं गाजियाबाद के, जिनका नाम है कुमार विश्वास साहब, ये भी जुड़े हुए थे। बाद में किस तरह से क्यों हटे हैं ये अलग बात है। हर एक की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। बात एक वो एक दूसरा पहलू है। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसको गया इस आंदोलन का, ये बात समझने की है। वो एडवांटेज गया बीजेपी को। वो कैसे गया, हम उस पर भी चर्चा करते हैं। क्योंकि 2014 में आम चुनाव हुए। 2014 में आम चुनाव हुए और नारा ये था कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है भारत को और कांग्रेस मुक्त बनाना है। अब सवाल ये है कि अन्ना हजारे जी जो हैं, जो समाज सेवी हैं, उनको दूसरा गांधी कहा गया। ठीक है जी, उस दूसरे गांधी को भी हमें समझना होगा कि मैंने ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि सच ये सुनकर कोई रोना नहीं, सच ये सुनकर कोई रोना नहीं, महात्मा गांधी जैसा दूसरा महात्मा गांधी कोई होना नहीं। ठीक है जी, कहा गया उनको दूसरा गांधी, ठीक है, मानते हैं। लेकिन उस महात्मा गांधी की, जो पहला महात्मा गांधी है, उसकी तो हकीकत को जरा समझ लेना कि किस तरह से गोडसे ने गोली मारकर उनको मारा और उनके मुख से निकला हे राम। यहीं पर आदमी की साफ गोई और उनके जो अंतरात्मा, आम अध्यात्म में भी, हमारे जो मंचों पे भी बहुत कहा जाता है कि अंतिम समय में मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। ठीक है जी, तो वो महात्मा होती हैं, वो आत्मा बहुत अच्छी होती है। तो जिसको गोली लगी हो और उसके मुख से हे राम निकले, तो इससे ज़्यादा कोई और बात हो सकती है कि किसी की साफ गोई की, किसी के अंतरात्मा की, जिसे कहते हैं कि शुद्धता को पहचानने की, या उसके मन की, जिसे हकीकत को कहें, कितना साफ दिल वो हो सकता है, कितनी शुद्ध आत्मा वो हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक बात तो ये है। चलो खैर, वो एक अब 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ जीत का, और वो बीजेपी ने बहुत अच्छी शानदार जीत हासिल की। इतना ही नहीं कि सिर्फ आम चुनावों में नहीं, केंद्र में ही नहीं आई, बल्कि वो फिर धीरे धीरे हर एक प्रांतों में भी, हर एक का मतलब एक के बाद एक प्रांत भी उसने जीतने शुरू कर दिए। इधर से अगर हम राहुल गांधी के यानी साहस की बात करें तो वो भी कम नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जब 2014 में गुजरात के अगर हम बात करें उन चुनावों में, तो उन्होंने बखूबी वहाँ पर भी अपना पूरा जोर लगाया। ये अलग बात है कि क्या है और किस तरह से क्या है। अब आज भी देख लो कि येन प्रकरण जब जीतने की बात आ जाती है तो वो बहुत सारे सवाल उठाते हैं, वो अलग बात है। वो उस पर चर्चा, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो डेविएट हो जाएगा, हम वो नहीं करना चाहते। हम अपने मुद्दे पर ही आते हैं कि स्पेक्ट्रम के बोन ऑफ कंटेंशन को हमें समझना है कि झगड़े की जड़ शुरू कहाँ से हुई। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं इस बात को कि ये मुद्दा कोई एक एपिसोड में ख़त्म नहीं हो रहा। हम आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि ये शुरुआत आखिरकार हुई कैसे, और इसके ऊपर जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो क्या है, इसको समझते हैं। दरअसल 1998 से और 2004 तक जो सरकार थी वो एनडीए की थी, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये अलग बात है कि कौन कितने डेमोक्रेटिक है, उस अलायंस में अलग बात है। और इसी तरह हम अगर बात करें यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की, उसमें कौन कितना प्रोग्रेसिव है, ये अलग बातें हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 1998 में से लेकर और 2004 के बीच में जो सरकार थी वो एनडीए की थी। और ये जंग जो थी ना, वो कॉरपोरेट सेक्टर के जो अफवाहों की एक जंग थी। ठीक है जी,
इसमें आवंटन जो लाइसेंस का आवंटन करना था वो है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, ये इसकी सिफारिशों पे आवंटन होना था। और जो पॉलिसी बनाई थी वो 1998 से 2004 का हमने आपको बताया कि वो एनडीए की सरकार थी, एनडीए की पॉलिसी थी, और उसने उस पॉलिसी पर ही यूपीए सरकार जो आगे वो चल रही थी। और यहाँ पर जो एनडीए का एक जो आप कहेंगे कि उसने बहुत ही जिसे कहते हैं सफाई के साथ कहें इस पॉलिसी को लेकर उलझा दिया पूरी मैटर को। इसमें कांग्रेस यानी यूपीए की जो सरकार थी उस वक्त जो आवंटन हुआ उसको उलझा दिया, इस मामले को उलझा दिया। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि ये सारा का सारा प्रेजेंटिव लॉस है, ये जो कहा जा रहा है ये सारा का सारा गलत है, एक काल्पनिक वो है। कोई करप्शन नहीं, कोई लॉस नहीं, और अगर स्कैम है तो झूठ का स्कैम है, विपक्ष के झूठ का और विनोद राय के झूठ का। और विनोद राय को आज देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन किसी ने नहीं सुना उस वक्त। अब हमने आपको बॉर्न ऑफ कंटेंशन बताया है कि ये अफवाहों की जंग थी, ठीक है जी। और अफवाहों की जंग के साथ जो इसका निकाय है, मेन जो निकाय है वो ट्राई है, और ट्राई ने ही आवंटन के इनकी सिफारिशों पे जो आवेदक हैं उनको आवंटन होने थे। तो इस के हमने आपको मोटे तौर पे बता दिया कि अफवाहों की जंग का जो ये पॉलिसी बनाई थी बेसिकली सारी की सारी एनडीए ने, और एनडीए ने उसको किस तरह से जो उलझाया मामले को, ये समझने वाली बात है। क्योंकि ये दोहरी जंग चल रही थी, एक तरफ कोर्ट में भी जस्टिस लेने की जो दुहाई थी वो चल रही थी, और जनता की अदालत में भी। तो हम आज के पहले एपिसोड में हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि ये शुरुआत हुई थी जो है एनडीए के हुकूमत से, और उन्हीं की पॉलिसियाँ जो है वो बनी थी, वो वही आगे कंटिन्यू थी। और इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे अगले एपिसोड में पूरी तरह से भाई किस तरह से। आज हमने आपको बताया कि जो ट्राई थी, ट्राई जो इनका है मैं बता दिया आपको कि जो रेगुलेटरी इनकी निकाय है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने इसकी सिफारिशों पर वो आवंटन जो है उस पर लाइसेंस इशू होने थे, और इसको उलझाया किस तरह से, इस पर हम आगे भी आगे चर्चा ये जारी रखेंगे। और जो भी जो किताब के माध्यम से हम जानकारी आपके साथ साझा करें, क्योंकि इशू जो है, ये टॉपिक जो है ये थोड़ा उलझा भी हुआ है, इसको हमें समझना है, ठीक है जी। समझ के जो आपकी जो हकीकत आएगी जो इस किताब में बयान है। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि जो इसके कवर पेज पे जो सीबीआई जज ओपी सैनी साहब थे, उन्होंने जो कहा है, एब्सोल्युटली नो हेसिटेशन इन होल्डिंग दैट प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव एनी चार्ज अगेंस्ट एनी ऑफ द एक्यूज्ड। तो ये उनका एक वर्शन है, उनका एक स्टेटमेंट है उस कवर पेज पे छपी हुई। तो यहाँ से एक बात तो सिद्ध होती है कि भाई जितना भी जो कुछ भी था वो सारे का सारा उनके जो इनको प्रूव तो नहीं कर सके, यहाँ बात ये सिद्ध होती है। तो मोटे तौर पे हमने समझा कि ये जो शुरुआत है वो कैसे हुई, वो हमने आपसे साझा करी है। तो आगे हम ये जो है स्पेक्ट्रम पॉलिटिक्स पर अपना एपिसोड जो है वो आगे भी तैयार मतलब जारी रखेंगे और बनाएंगे, ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके किताब के अकॉर्डिंग कि भाई आखिरकार ये जो स्पेक्ट्रम पॉलिटिक्स है ये क्या थी क्या है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।